यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां 15 साल पहले एक रहस्यमयी ग्लोबल ब्लैकआउट ने पूरी धरती से बिजली छीन ली थी। उस दिन के बाद से न मशीनें चली, न इंटरनेट, न मोबाइल, सब कुछ खत्म हो गया। अब इंसान फिर से उसी पुराने जमाने की तरह बिना तकनीक के जीने को मजबूर है। न दवाइयां हैं, न वाहन, न कोई आधुनिक सुविधा, बस जीवित रहने की जद्दोजहद। यह कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इंसान वाकई बिना बिजली के दुनिया में जी सकता है, या फिर इस सभ्यता के अंत की शुरुआत थी? कहानी की शुरुआत होती है शिकागो शहर से, एक ऐसी दुनिया में जहां जिंदगी पहले की तरह सामान्य थी। हर घर में बिजली थी, बच्चे टीवी और मोबाइल में खोए रहते थे और जिंदगी पूरी तरह आधुनिक लगती थी। वहीं एक छोटी बच्ची चार्ली अपने पसंदीदा कार्टून देख रही थी। उसका भाई डैनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था और उनकी मां रेचल फोन पर किसी से बातें कर रही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि चार्ली के पिता बेन अचानक घबराए हुए घर नहीं आ गए। उन्होंने कहा, हमें ज्यादा वक्त नहीं है। रेचल ने हैरानी से पूछा, किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अचानक घर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और बेन के लैपटॉप पर कुछ रहस्यमयी फाइलें अपने आप डाउनलोड होने लगीं। कुछ ही सेकंड में वो फाइलें 100% कंप्लीट हो जाती हैं। बेन तुरंत लैपटॉप से एक USB निकालकर उसे मेटल के लॉकेट में छिपा देता है, जैसे उसे पता हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बीच बाहर की दुनिया में हड़कंप मच जाता है। हाईवे पर गाड़ियां रुक जाती हैं, उनकी हेडलाइट्स एक एक करके अपने आप बंद हो जाती हैं। प्लेन आसमान से गिरने लगते हैं, ट्रांसफार्मर फटते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर, फिर पूरा देश अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहां धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण तक हर कोना अंधेरे में समा गया। वो रात दिखने में तो किसी कैंडल लाइट डिनर जैसी लगी, लेकिन असल में वो थी एक नई सभ्यता की शुरुआत। और फिर वक्त बीतता है 15 साल बाद। ये दुनिया अब पहचान में नहीं आती। बिजली से चलने वाली हर चीज, कारें, जेट, फोन, यहां तक कि बैटरियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। लोग अब पुराने जमाने की तरह जीने पर मजबूर हैं। न तकनीक, न मशीनें, सिर्फ हाथों की मेहनत और जीने की जद्दोजहद। ब्लैकआउट के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। बिजली के बिना बीमारियां बढ़ीं, लेकिन दवाइयां नहीं मिलीं। आग लगी पर उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं थी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं और खाने की कमी ने लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपने हाथों से काम करने को विवश था और धीरे धीरे नई सभ्यता पनपने लगी थी। जल्द ही सरकारें टूट गईं, अमेरिका 6 हिस्सों में बंट गया। लोग इन हालातों से तंग आकर जगह जगह शरण लेने लगे। इन्हीं में से एक था बेन, जो अब अपने बच्चों चार्ली और डैनी के साथ मोनरो रिपब्लिक की एक शांत कॉलोनी में बस चुका था। यह जगह कुछ 100 लोगों का एक पीसफुल विलेज थी, जहां लोग किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। बेन की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और अब वह एक ब्रिटिश डॉक्टर मैगी के साथ रहने लगा था। चार्ली और डैनी अब बड़े हो चुके थे, मगर डैनी अस्थमा से जूझ रहा था, इसलिए ज्यादातर समय अकेला रहता था। एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल जाती है, जहां उसे एक पुरानी वैन दिखती है। वह अंदर जाकर एक मिनी फ्रिज देखती है और उसी पल उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो दिन जब ब्लैकआउट के बाद उसकी मां ने उसे आखिरी बार पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, जो उस दौर की आखिरी ठंडी मिठास थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन मोनरो मिलिटिया, यानी रिपब्लिक की आर्मी फोर्स, कॉलोनी में घुस आती है। उनके हाथों पर एक टैटू बना होता है जो उनके रिपब्लिक सिंबल की पहचान है। वे दावा करते हैं कि वे टैक्स इकट्ठा करने आए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और था। बेन समझ जाता है कि यह सिर्फ टैक्स नहीं, खतरे की आहट है। उसे महसूस होता है कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी शांत जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बेन को एहसास हो चुका था कि अब हालात उसके नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए वह अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वही लॉकेट सौंप देता है जिसमें उसने फिल्म की शुरुआत में USB ड्राइव छिपाई थी। बेन गंभीर स्वर में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को सुरक्षित रखना। किसी भी हालत में यह गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। तभी मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम नेविल अपनी फौज के साथ कॉलोनी में पहुंचता है। वह बेन से उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, लेकिन बेन कहता है कि वह पिछले 15 सालों से माइल्स से नहीं मिला। पूरा माहौल डर और तनाव से भर जाता है। लोग चुपचाप खड़े हैं। उसी वक्त डैनी अचानक सामने आ जाता है। वह अपने क्रॉसबो को मिलिटिया की तरफ तान देता है और अपने पिता को ले जाने से रोकने की कोशिश करता है।
बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। एक झटके में गोली चलती है। बस फिर क्या था, युद्ध छिड़ जाता है। कॉलोनी के लोग बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन मिलिटिया की ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता। कई लोग मारे जाते हैं, कुछ कैद कर लिए जाते हैं और डैनी को मिलिटिया अपहरण कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद चार्ली घर लौटती है और अपने पिता बेन को खून में लथपथ जमीन पर पाती है। बेन अपनी आखिरी सांसों में उसे बताता है, डैनी मिलिटिया के कब्जे में है। अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम्हारे अंकल माइल्स हैं, वो शिकागो में कहीं हैं। उसे ढूंढो चार्ली। चार्ली आंसुओं में डूबी अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। पिता की मौत ने चार्ली को भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन अब उसके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था। वह अपना सामान समेटती है और अकेले निकलने की तैयारी करती है, लेकिन मैगी और आरोन उसे अकेले जाने नहीं देते। वे दोनों उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, भले ही चार्ली इसके खिलाफ हो। तीनों एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं, जंगलों, खंडहरों और वीरान रास्तों से गुजरते हुए। यात्रा के दौरान तीनों के बीच गहरा रिश्ता बनने लगता है, एक ऐसा बंधन जो आगे आने वाली जंग के लिए उन्हें तैयार करेगा। अगले दिन जब चार्ली झरने के पास पानी भरने गई तो उसकी नजर एक अजनबी लड़के पर पड़ी। नाम था नेट। एक पल को सब थम गया, क्योंकि इस नई दुनिया में किसी अनजान चेहरे का मतलब सिर्फ खतरा था। चार्ली संभलकर पीछे हटती है, लेकिन नेट बस मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और चला जाता है। रात को चार्ली, आरोन और मैगी को एक टूटा फूटा प्लेन मिलता है। वही उन्हें रात बिताने के लिए ठीक लगता है, लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। वो जगह असल में स्कैवेंजर्स का ठिकाना थी। कुछ ही देर में हथियारबंद चोर आ धमकते हैं और उनमें से एक चार्ली को जबरदस्ती ले जाता है। मैगी तुरंत चालाकी से व्हिस्की में झर मिला देती है। कुछ ही मिनटों में वो चोर तड़प तड़प कर गिर पड़ते हैं। इधर चार्ली पर आखिरी चोर वार करने ही वाला होता है कि तभी नेट दोबारा लौटता है और उसे मौत से बचा लेता है। सुबह जब सूरज निकलता है, नेट अब उनके साथ सफर पर है, शिकागो की ओर। मैगी उसे शक की नजरों से देखती है, लेकिन चार्ली कहती है हर कोई बुरा नहीं होता। उधर मिलिटिया कैंप में डैनी अपनी जान जोखिम में डालकर भाग निकलता है। वो जंजीरें तोड़ देता है, लेकिन रास्ते में अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब आंख खुलती है तो सामने एक बंदूक तनी होती है। एक लड़की ग्रेस पूछती है, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? डैनी कांपती आवाज में बस इतना कहता है, मुझे किडनैप किया गया था, किसी तरह भाग आया हूं। तो ग्रेस बंदूक नीचे कर देती है और डैनी को अस्थमा पंप दे देती है, जो उसके मारे हुए बेटे की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली, डैनी, मैगी और आरोन का ग्रुप शिकागो पहुंचता है। शहर का नजारा बदला हुआ है। रिगली फील्ड पूरी तरह से पौधों से ढका हुआ है। सड़कें मछुआरों से भारी हुई हैं और फोकस ओवन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़े की बग्घी में बदल दिया गया है। ग्रुप एक होटल में पहुंचता है और चार्ली माइल्स के बारे में पूछती है। पहले बार टेंडर माइल्स को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने पिता बेन की मौत के बारे में बताती है तो वह स्वीकार करता है कि वो खुद माइल्स है, पर अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहता था। माइल्स चार्ली को प्राइवेटली बताता है कि मिलिटिया ने उसके पिता को मार डाला और डैनी को किडनैप कर लिया। चार्ली पूछती है कि उनके पीछे कौन है और क्यों। माइल्स बताता है कि मोनरो रिपब्लिक का नेता जनरल मोनरो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उसे फाइटर प्लेन, टैंक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तिशाली चीजों की जरूरत थी। और क्योंकि बेन ही वो अकेला इंसान था जो ब्लैकआउट की वजह जानता था, चार्ली अपने भाई डैनी को बचाने के लिए माइल्स से मदद मांगती है, लेकिन माइल्स साफ मना कर देता है। उसे यह बहुत रिस्की लगता है। नाराज होकर चार्ली अपने ग्रुप के पास वापस लौटने ही वाली होती है कि नेट अचानक माइल्स के पास पहुंच जाता है। यहां पता चलता है कि नेट मोनरो मिलिशिया का मेंबर है और वह चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुंचना चाहता था। सभी यह जानकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे, नेट वहां से भाग जाता है। मिलिटिया को उनकी लोकेशन पता होने के बावजूद माइल्स वहां से जाने से मना कर देता है। उसका मानना था कि वह अकेले पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग माइल्स की मदद करने को तैयार होते हैं, लेकिन माइल्स गुस्से में उन्हें दूर जाने का आदेश देता है। कुछ देर बाद नेट अपने साथ कई सैनिक लेकर माइल्स से लड़ने आता है, लेकिन माइल्स तलवार और अपनी अद्भुत कुशलता का इस्तेमाल कर एक एक करके सभी सैनिकों को मात देता है। इसके बाद चार्ली और उसके दोस्त माइल्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस दौरान मिलिटिया का एक आदमी चार्ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेट अचानक आकर उसे रोक देता है। थोड़ी देर बाद माइल्स मिलिटिया के कैप्टन को मारकर लड़ाई समाप्त करता है। इसके बाद वह चार्ली और बाकी लोगों के साथ डैनी को ढूंढने निकल जाता है। सभी खुशी से इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं।
फिर माइल्स को ब्लैकआउट डे का फ्लैशबैक याद आता है। वह अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है और मरीन कॉर्प्स बेस पहुंचता है। यहां पता चलता है कि दोनों मरीन पुलिस हैं। अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बने एम नाम का टैटू दिखाना पड़ता है, जिससे यह पता चलता है कि माइल्स का दोस्त सेबेस्टियन है, जो अब मोनरो रिपब्लिक का लीडर भी बन चुका है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम डैनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर पहुंचता है। ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम की जान से मारने की धमकी के सामने पीछे हटती है। टॉम घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। डैनी के जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है जो बिल्कुल आरोन के लॉकेट जैसा होता है। जैसे ही वह इसे दबाती है, कमरे का बल्ब जल उठता है। ग्रेस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। वह व्यक्ति बेहद खुश होता है कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज का पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर माइल्स अपने ग्रुप के साथ अपनी पुरानी साथी नोरा को ढूंढने की तैयारी करता है, जो एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर है। माइल्स बताता है कि डैनी को बचाने के लिए नोरा जैसे तेज लड़ाकू की जरूरत होगी। नोरा विस्फोटक बनाने और जंग में माहिर थी। उसी समय टावर पर अचानक दुश्मनों का हमला होता है, लेकिन माइल्स फिर भी उन्हें हराकर दबाव बना देता है। माइल्स एक बंदी को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर नोरा की लोकेशन पूछता है और पता चलता है कि नोरा को भी मिलिटिया ने पकड़ रखा है। अब वह मिलिट्री के एक नौकर की तरह काम कर रही है। रात को माइल्स अकेले ही निकलने का फैसला करता है और बाकी से कहता है कि वे 2 हफ्ते बाद इंडियाना में मिलें, काम खतरे से खाली नहीं होगा। अगली सुबह मैगी और आरोन उठते हैं और पाते हैं कि जिद्दी चार्ली माइल्स के पीछे निकल चुकी है। यह जानकर वे चिंतित हो जाते हैं। हालांकि आरोन मैगी को वही लॉकेट सौंपता है जो बेन ने दिया था और बताता है कि बेन ने चार्ली को अपने दादाजी के एक पुराने परिचित लेडी ग्रेसी से मिलने को कहा था। ऐसा माना जा रहा है कि वही ग्रेसी बिजली वापस लाने में मदद कर सकती है। मैगी और आरोन चार्ली की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि वे ग्रेसी को ढूंढ सकें। वहीं मेजर टॉम अपने लोगों को लेकर अड्डे की ओर जा रहा होता है कि गोली चलने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक छोटे घर तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि मोनरो रिपब्लिक में आम लोगों को निजी हथियार रखना मना है, इसलिए लोग क्रॉसबो और दूसरे साधनों से अपना बचाव करते हैं। मेजर टॉम घर के मालिक को धमकी देता है कि वह अपने पास छुपाए हथियार उन्हें सौंप दे। मेजर टॉम हथियार लेने के लिए घर के मालिक पर दबाव डालता है, लेकिन वह आदमी डर के मारे एक बंदूक निकालकर बाहर खड़े किसी व्यक्ति को गोली मार देता है। तभी मेजर टॉम तुरंत कार्रवाई करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद हम डरे हुए डैनी को देखते हैं। अगले सीन में हमें मिलिटिया के अड्डे पर जनरल मोनरो से मिलवाया जाता है, जो इन सब बुरी घटनाओं के पीछे है। मोनरो वहां मौजूद एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी डर के मारे जवाब नहीं देता। मोनरो उसे बेरहमी से मार देता है। इस बीच चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती रहती है और अंततः अपने अंकल माइल्स को ढूंढ लेती है। माइल्स गुस्से में होता है क्योंकि चार्ली उसकी बात नहीं मानती, लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसका भाई डैनी अस्थमा के दौरे में है, तो माइल्स शांत हो जाता है। फिर उन्हें हजारों मजदूर दिखाई देते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर खींच रहे हैं। यहां पता चलता है कि जनरल मोनरो मानता है कि एक दिन बिजली जरूर लौटेगी और उसी दिन के लिए वह खुद को तैयार कर रहा है। माइल्स नोरा को बचाने का प्लान बनाता है और चार्ली से कहता है कि इतनी भीड़ में उसे बचाना मुश्किल होगा क्योंकि कई गार्ड्स के पास स्नाइपर राइफल है, लेकिन माइल्स किसी भी कीमत पर नोरा को बचाना चाहता है। रात होते ही चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, गार्ड्स को भागने पर मजबूर करती है और छुपकर नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन नोरा नाराज हो जाती है क्योंकि वह जानबूझकर कैदी बनी थी। उसका मकसद गार्ड्स की स्नाइपर राइफल चुराना था, जो आमतौर पर मिलना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी चार्ली को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए। इसके जवाब में नोरा माइल्स से स्नाइपर राइफल चुराने में मदद मांगती है। इस समय माइल्स के पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद तीनों पास की एक झोपड़ी में जाते हैं और डैनी को बचाने की प्लानिंग शुरू करते हैं। नोरा बारूद का इस्तेमाल करके हथियार बनाती है, जिसका मतलब था कि किसी एक को गार्ड के पास जाकर हमला करना होगा। वे लोग ब्लैकआउट का फायदा उठाते हुए योजना बनाते हैं। माइल्स और नोरा सीधे हमला करेंगे, लेकिन चार्ली उनका आखिरी ऑप्शन होगी। माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही सभी गार्ड्स को मार दिया जाएगा, वे सभी पहरेदारों को भी निकल लेंगे। कुछ ही देर बाद चार्ली अपने हथियार को स्लीव में छुपाकर खोया हुआ इंसान बनने का नाटक करती है और पहरेदारों के पास जाती है। फिर तुरंत हथियार निकालकर गार्ड्स को मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते, नोरा और माइल्स उन पर हमला कर देते हैं।
लड़ाई के बाद जब वे सभी मजदूरों को आजाद कर रहे होते हैं तो नोरा खुलासा करती है कि उसने रेबल के लिए स्नाइपर चुराई थी। वहीं ग्रेस कंप्यूटर पर काम कर रही होती है कि अचानक कोई लॉकेट वाला आदमी उसके घर में आता है, जिसके हाथों में बिजली वाली छड़ी भी है, और वह ग्रेस पर हमला करता है। इसके बाद सीन बदलता है, जहां हम मॉनरो को दूसरे कमरे में दे रेचल के पास जाता है, जो कि बेन की वाइफ थी और जिसे सब मृत मान चुके थे। मॉनरो रेचल को बताता है कि बेन को मार दिया गया है। यह सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। माइल्स नोरा को रेबल ग्रुप का साथ छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा मना कर देती है। हमें पता चलता है कि पहले यह दोनों कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। कुछ देर बाद ग्रुप रेबल के ठिकाने पर पहुंचता है और पादरी से मिलता है। पादरी खुश है कि नोरा ने स्नाइपर गन लाकर दी, लेकिन बुरी खबर यह है कि उनकी ठिकाने पर लगातार हमला जारी है। भीतर कुछ घायल आदमी बैठे हैं और पादरी बताता है कि उनमें से एक आदमी गायब है। यह सुनकर माइल्स तुरंत आदेश देता है कि वे यह जगह छोड़ दें, क्योंकि उसका मानना है कि मिलिट्री उनके आदमियों से पूछताछ कर रही है और अब भागने का सही समय है। नोरा माइल्स की बात मान जाती है, लेकिन उससे 30 मिनट का समय मांगती है ताकि घायल आदमियों की मदद कर सके। लेकिन यह डिसीजन गलत साबित होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद कैप्टन एडम और मिलिटिया वहां पहुंच जाते हैं। माइल्स तुरंत एक प्लान बनाता है, स्नाइपर को ऊपर भेजता है, जो मिलिटिया के कई लोगों को घायल कर देता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इस लड़ाई के दौरान रात हो जाती है। बेसमेंट में माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, लेकिन दीवार गिरने लगती है और माइल्स खुद गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद छत पर बैठे स्नाइपर की मौत हो जाती है। कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुसते हैं, लेकिन माइल्स अपनी तलवारबाजी से कुछ आदमियों को मार गिराता है और एडम को बंदी बना लेता है। फिर उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है और भागने के रास्ते मुश्किल बना दिए जाते हैं। माइल्स फिर भी मायूस नहीं होता और अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए एक डील प्रस्तावित करता है। वह खुद मॉन्ट्रो मिलिटिया के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन बदले में किसी ग्रुप मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मॉन्ट्रो किसी वजह से डील स्वीकार कर लेता है, शायद अपनी जान की परवाह के कारण। इसके बाद माइल्स को मॉन्ट्रो मिलिटिया के कब्जे में ले जाया जाता है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जब ब्लैकआउट के 2 हफ्ते बाद माइल्स शिकागो आया था अपने भाई को ढूंढने। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त मॉनरो भी था। रास्ते में वे 2 आदमियों से मिलते हैं। एक आदमी दूसरे को बुरी तरह पीट रहा था। एक अच्छे इंसान होने के नाते माइल्स अपनी बंदूक निकालकर उस पीट रहे आदमी को मार देता है। इसके बाद माइल्स और उसका दोस्त उस घायल इंसान की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम था। यही कारण है कि कैप्टन आज भी माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। माइल्स जैसे ही मिलिटिया को अपनी जगह पर ले जा रहा होता है, रास्ते में एक ब्रिज पार करते समय अचानक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को बचा लेते हैं। जाने से पहले वे एक और एक्सप्लोजन करते हैं, जिससे मिलिटिया उन्हें पकड़ न सके। वहीं दूसरी ओर मैगी और आरोन, जो ग्रेस को ढूंढने के मिशन पर हैं, आखिरकार उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन घर में कोई नहीं होता, क्योंकि ग्रेसी ने घर छोड़ दिया था। आरोन, जो पहले गूगल का कर्मचारी रह चुका था, बताता है कि वह कंप्यूटर की जानकारी में माहिर है। वह बेसमेंट में जाता है और ग्रेस का कंप्यूटर देखता है। यह कंप्यूटर हाल ही में बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहां थी। कई घंटे जांच के बाद जब आरोन थक जाता है और ऊपर जाता है, तो वह कंप्यूटर मैगी को दिखाता है। तभी लॉकेट चमकने लगता है। पास में रखे हेडफोन से गाना बजना शुरू हो जाता है। इसी दौरान मैगी के आईफोन में जान सी आ जाती है, जिससे वह कई सालों बाद अपने बच्चों को देख पाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें अगला पार्ट लाने के लिए मोटिवेशन देता है।